की ज़रूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2,61,00,000 परिवारों को शौचालय देकर प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। लेकिन इस क्षेत्र में हमें रिपोर्ट है कि कई जिले में अधिकारियों द्वारा गलत आंकड़े पेश कर दिए गए। हमारी मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इन आंकड़ों की जांच अवश्य करा लें। और हमने तो देखा है माननीय अध्यक्ष जी, जो भी ये शौचालय बने हैं उनमें बच्चे तो जा सकते हैं, लेकिन 40 साल, 50 साल, 60 साल के व्यक्ति उसमें बैठ भी नहीं सकता है। आप गए होंगे, नहीं गए होंगे तो देख लेना जाकर। हर परिवार में 40 साल, 50 साल, 60 साल के लोग, अगर उस शौचालय में सीट अच्छी लगा दी जाती, और आजकल तो घुटने इतने काम कर नहीं रहे 40 साल, 45 साल। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कई बार कह भी चुका हूँ, इस प्रदेश का नेतृत्व ईमानदार मुख्यमंत्री के हाथों में है। मुख्यमंत्री परिश्रमी भी हैं, जन भावनाओं का सम्मान भी करते हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन में बैठे लोग जन भावनाओं का नहीं समझते, जन भावनाओं को नहीं समझते हैं, जन भावनाओं का आदर नहीं करते हैं, और यहाँ तक कि विधायकों की बात सुनते भी नहीं। विधायकों की बात नहीं सुन रहे पुलिस के लोग, और पुलिस के साथ साथ प्रशासन में जो लोग बैठे हैं। उदाहरण हैं, इस तरीके के कई उदाहरण हैं। हमने तो अपने जिला इटावा में भी देखा, फिरोजाबाद में भी देखा, मैनपुरी में भी देखा। आप थानों में और तहसीलों में तो भ्रष्टाचार इतना पसरा पड़ा है, कोई बिना पैसे के कोई काम हो नहीं रहा है। मैंने कई बार डीएम एसएसपी से भी कहा है। अभी एक मामला था, हमारे उसरा थाना है, जनपद हमारे विधानसभा क्षेत्र में ही है। एक लड़की को उठा ले गए, 13 दिन तक रखा, और मैंने जब बात करी, एसओ से बात करी, एसएसपी से बात करी, तब भी उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। उसके बाद उस लड़की के पिता ने पता लगा लिया कि लड़की वहाँ पर है, दिल्ली में एक कॉलोनी में है। तब भी उससे एक गाड़ी कराई गई 9,000 रुपये, और 9,000 रुपये के साथ साथ 25,000 रुपये ले लिए। तब वो एसआई वहाँ पर दिल्ली गया, फिर लेके आया। उसके बाद भी 13 दिन लड़की को रखने के बाद, रेप होने के बाद, उसका मुकदमा नहीं लिखा गया, और फिर मेडिकल भी नहीं हुआ। जब मुकदमा नहीं लिखा गया तो मेडिकल भी नहीं हुआ। मैंने कप्तान साहब से कहा, कम से कम 25,000 पैसे तो दिला दो, उसके 25,000 पैसे दिला दो, तो कम से कम फिर हिम्मत नहीं पड़ेगी इस तरीके की। अगर कोई भी पीड़ित लोग हैं, अगर पीड़ित लोगों पर पहले अगर रिश्वत ली जाएगी तो फिर न्याय कहाँ से मिलेगा। इसी तरह की कई घटनाएं हैं। जसवंत नगर थाने में भी है, एक महिला के साथ रेप हो गया। 4 दिन लगातार महिला के परिवार वाले भटकते रहे, नहीं मुकदमा लिखा गया। फिर मेडिकल क्या होगा जब हफ्तों नहीं होगा? कहाँ तक हम लोग? ऐसे कई उदाहरण हैं। पीड़ित चोरी भी हो रही, कई जगह तो चोरी हो गई, मुकदमा आज तक नहीं लिखा गया। कम से कम मुकदमा लिखा जाना चाहिए था, उसकी तफ्तीश होना चाहिए था। तो इस तरीके की जो घटनाएं हो रही गरीब के साथ, तो इसलिए मैंने कहा, मुख्यमंत्री जी आप तो ईमानदार हैं, मेहनती भी हैं, आप जन भावनाओं का कद्र भी कर रहे, हम लोगों की बात भी सुन रहे, लेकिन अभी और कसने की ज़रूरत है। अभी बहुत कसने की ज़रूरत है। एसएसपी और डीएम और जो भी प्रशासन में लोग हैं, पुरानी आदत पड़ी, अभी सुधर नहीं रहे। तो पुरानी आदत अभी बनी रहेगी तो तुम लोग भी हट जाओगे, फिर दूसरे लोग सुधारा जा रहा है, दूसरे लोग आएंगे।
अगर इस तरीके की घटनाएं होंगी हैं, तो फिर दूसरे लोग आएंगे। तो इसलिए हम सुझाव दे रहे हैं, अगर सुझाव को सुन लो तो ठीक है। मान्यवर, खेती किसानी की हालत पहले ही खराब है। अन्नदाता आज़ादी के 70 साल के बाद अभी तक लागत मूल्य भी अभी तक नहीं निकाल पा रहा है। 70 साल के बाद किसानों की हालत जो है, अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रहा। अभी मैंने तो देखा है पूरब में तो पानी बरस रहा है। अभी 4 दिन पहले हमारे कन्नौज से लेकर के, जावा से लेकर के, मैनपुरी से लेकर के, फिरोजाबाद से लेकर के पश्चिम में सूखा पड़ा हुआ था। नहरों में पानी नहीं आ रहा था, उसकी वजह से किसान परेशान था। कनेक्शन थे और कनेक्शन के साथ साथ जब ट्यूबवेल पानी नहीं दे रहा था तो किसी तरीके से किसानों ने अपना टिल्लू लगा लिया, टिल्लू पंप, समर लगा लिया। जिनके पास 1 बीघा ज़मीन है, 2 बीघा ज़मीन है, 3 बीघा ज़मीन है, तो एक दिन में कितना पानी दे देगा? समर पंप पानी कितना दे देगा? टिल्लू पंप कितना पानी दे देगा? लेकिन वहाँ के जेई और एसडीओ ने जा कर के उन किसानों का टिल्लू भी रख लिया, समर भी रख लिया, और उसके साथ साथ उन पर जुर्माना कितना लगा? कहीं 1 लाख, कहीं 2 लाख। फसल पैदा की अगर बचा भी लाई, अगर उसने किसान ने सोचा कि फसल में खाद लग गया है, मजदूरी लग गई है, धान की फसल आने वाली है, तो अगर उसने कहीं से पंप और समर का प्रयोग कर लिया है, तो मैंने कहा जुर्माना अगर करते तो 1000, 2000, 5000 करते, सख्ती कर देते। लेकिन कितना जुर्माना? 1 लाख, 2 लाख। और फिर जब मैंने सिफारिश करने के बाद वहाँ का जेई और एसडीओ बोला कि 15,000 दे दो तो तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। कुछ ने फिर 15,000 रुपये दिए। ये हाल है बिजली विभाग के लोगों का। मैं कल देख रहा था, मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन रहा था। कल मैं बदायूं गया था। बदायूं जाने के बाद मैं 4 घंटे चल करके जावा पहुँचा। वहाँ पर हमारे एक बहुत ही हमदर्द, हमारे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की डेथ हो गई थी। शोक संवेदना में गया था। मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था। कम से कम बिजली 15 बार 1 घंटे में गई और आई। तो ये तो हाल है बिजली का। भले यहाँ पर आंकड़े दिए जा रहे होंगे, बिजली बहुत अच्छी आ रही, तो ये हाल बिजली का है। तो इसलिए मान्यवर मैं आपका ध्यान आपसे इस ओर कर रहा हूँ। मान्यवर, आज बापू महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर उनके आदर्शों पर बात हो रही है, उनकी विचारधारा पर बात हो रही है। तो उन पर मैं इतना ही कहूँगा कि गांधी जी बड़े परिवार के व्यक्ति थे। उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा था। उन्होंने विदेशों में पढ़ाई की थी और विदेशों में जब पढ़े और विदेश से जब आए तो पैंट और कोट पहना करते थे। और जैसे ही उन्होंने भारत के लोगों की दुर्दशा देखी तो उन्होंने पैंट और कोट उतार करके यहाँ की वेशभूषा उसी तरीके से उन्होंने पहनना शुरू कर दिया। और यहीं तक नहीं, बहुत से उदाहरण हैं, बहुत से उदाहरण पर आप देना, बहुत सी बहस हो ही रही है, बहुत से लोग बता ही रहे हैं, सभी लोग बता ही रहे हैं गांधी जी के बारे में। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, गांधी जी से बहुत कुछ हम लोगों को सीखना चाहिए। जो उन्होंने सत्य और अहिंसा का जो संदेश दिया है, और यहीं तक नहीं, आप तो वेद और गीता और रामायण पर आपका अच्छा अध्ययन है, आप लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं। तो महाभारत में, गीता का उपदेश जब अर्जुन ने सुना था तो अपने परिवार के लोगों पर अस्त्र उठा लिए थे। लेकिन महात्मा गांधी ने हमें ऐसा जो अहिंसा के रूप में जो अस्त्र दिया है,
उस आंदोलन के द्वारा सर्वोदय आंदोलन चलाया, सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया, स्वराज्य के लिए उन्होंने जो आंदोलन अहिंसात्मक चलाए हैं, तो एक अहिंसात्मक जो अस्त्र हम लोगों को दिया है उससे आज़ादी भी मिली, कहीं अस्त्र चलाना नहीं पड़ा, आंदोलन जरूर हुए हैं। तो गांधी जी को हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए। अगर गांधी जी के आदर्शों पर अगर इतना ही हम लोग यहाँ सब लोग बैठे हैं, मंत्री जी बैठे हैं, मंत्री लोग बैठे हैं, केवल एक ही चीज़ अपना लें, सत्य को अपना लें। संविधान की जो कसम खाई, ईश्वर की जो कसम खाते हैं, केवल सत्य, तो बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, गांधी जी का जो चर्चा हो रही है, केवल इतना ही अपना ले तो बहुत कुछ हो, बहुत कुछ है। इस प्रदेश की जनता को बहुत कुछ भला किया जा सकता है। तो इसलिए हमें इस बहुत अच्छा अवसर है, बापू के जीवन काल में ही संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 1945 में हो गया था। बहुत कम लोग जानते होंगे, आज के ही दिन 1945 में आज के ही दिन संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। तो महात्मा गांधी के संयुक्त राष्ट्र संघ की गतिविधियों पर पैनी नज़र रखते थे। वे चाहते थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रजातांत्रिक असमानता को खत्म करें और लोकतांत्रिक तकाज़ों का सम्मान करें। विश्व संसद में, यूएनओ में केवल कुछ ताकतवर देशों के हित में बनी संस्था बनकर न रह जाए। उन्होंने एक पत्रकार हरिजन नाम के 26 अक्टूबर 1947 के अंक में लिखा है, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र संघ तभी आगे बढ़ सकता है जब वह न्याय का पक्ष ले। अभी तक यूएनओ ने भारत और हिंदी का साथ नहीं किया है। मैं सदन का विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश होने के बावजूद भारत को अभी तक सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं बनाया गया। चीन हमारे सुरक्षा के सवाल पर वीटो लगा देता है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। भारत के साथ साथ हमारी मातृभाषा हिंदी, जैसे महात्मा गांधी गुजराती और सुभाष चंद्र बोस बंगाली होने के बावजूद भारत की राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा के दर्जा से वंचित है, जबकि हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। मान्यवर, वैसे तो प्रधानमंत्री जी हिंदी में बोलते हैं, तो हिंदी के सवाल पर ये विशेष सत्र बुलाया गया है, ऐतिहासिक कार्य है। ये ऐतिहासिक कार्य हम मानते हैं कि जो सत्र बुलाया गया है, तो हिंदी के भारत के लिए विशेष प्रस्ताव आज पारित करा दिया जाए। हिंदी के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ व भारत सरकार को भेजा जाए। हिंदी व भारत को न्याय दिलाना हमारा कर्तव्य है। इससे बापू की आत्मा को प्रसन्नता मिलेगी। देश में अंतर नहीं होना चाहिए। यह कार्य आज ही होना चाहिए, क्योंकि आज का दिन एक और मामले में ऐतिहासिक है। आज के ही दिन 1994 में भारत ने सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का आधिकारिक दावा किया था। उस समय नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे। 25 वर्ष हो गए, दावा जहाँ का तहाँ पड़ा है। बैठक में विचार विमर्श हेतु प्रस्तावित 16 बिंदुओं पर 10वां बिंदु देशों के भीतर और देशों के बीच असमानता कम करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ जब तक भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता नहीं देता, तब तक भारत चीन, अमेरिका, फ्रांस, रूस व इंग्लैंड के समान नहीं हो सकता है। इसलिए आज ऐतिहासिक दिन है। आज ही प्रस्ताव ऐतिहासिक जो काम हो रहा है, तो एक ऐतिहासिक काम में एक ऐतिहासिक काम और जुड़ जाए, तो माननीय अध्यक्ष जी ये बहुत अच्छा होगा। मैंने तो विदेशों में जब मुझे जाने का मौका मिला, मॉरिशस में, मैंने तो हिंदी की बात वहाँ भी रखी। अफ्रीका में भी गांधी जी जहाँ, तो गांधी जी ने भी बात इसको कई बार रखा है। तो आज गांधी जी के जन्मदिन पर ये सब जब बातें हो रही हैं, तो ये एक ऐतिहासिक काम हो जाना चाहिए। बापू बहस पसंद व्यक्ति थे। उन पर बात, तो उनकी विचारधारा पर बात होनी चाहिए, उनकी विचारधारा पर बात जरूर होनी चाहिए।
बापू ने सत्याग्रह, समन्वय, अवज्ञा, सर्वोदय, स्वराज, ग्राम स्वराज, न्याय सत्ता, विकेंद्रीकरण जैसी अवधारणाएं दी हैं। लोहिया अपने को कुजात गांधीवादी कहते थे। उनका समाजवाद बापू के सर्वोदय का ही एक पड़ाव है। बिना समाजवाद के सर्वोदय संभव नहीं है। महात्मा गांधी सच्चे अर्थों में समाजवादी थे और जिन्होंने भारतीय मान्यताओं के आधार पर प्रगतिशील समाजवाद का दर्शन दिया है। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन व संपादन किया है। उसमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण पत्रिका का नाम हरिजन है। हरिजन 2 जनवरी 1937 के अंक में बापू ने लिखा है, सच्चा समाजवाद हमें अपने पूर्वजों से मिला है, जिन्होंने सिखाया है कि सवे भूमि गोपाल की ईशोपनिषद का प्रथम श्लोक में समाजवाद की स्पष्ट झलक है। मेरा समाजवाद पारा की तरह स्वच्छ है, अतः इसे पाने का साधन पारा की तरह स्वच्छ होना चाहिए। अध्यक्ष जी गांधी जी ने उपनिवेश, पुराण, बाइबल से समाजवाद की अवधारणा को विकसित किया है। आपका वेद उपनिषद के साथ साथ गांधी व लोहिया पर गहरा अध्ययन है। आप बेहतर बता सकेंगे। इसी सदन के नेता रहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष रहे उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री आचार्य संपूर्णानंद जी ने अपनी एक पुस्तक बापू को दी है। उस पुस्तक की टिप्पणी में बापू स्वयं समाजवादी होने की बात कही है। गांधीवादी समाज की चर्चा अक्सर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी की है। महात्मा गांधी के समाजवाद से ही समावेशी व सतत विकास संभव है। उनके विकास का सपना केवल किसी जाति, सांप्रदायिक वर्ग व समुदाय तक सीमित नहीं था। वे आध्यात्मिक, सामाजिक, बौद्धिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कसौटियों को भी विकास का महत्वपूर्ण अंग मानते थे। लोहिया ने